हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोनिका भल्ला। बच्चों, आज मैं आपको समास पढ़ा रही हूँ। तो समास का क्या तात्पर्य होता है? समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण अर्थात संक्षेप रूप में। अतः इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को हम समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दीर्घु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। समास का तात्पर्य संक्षिप्तीकरण है। हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को हिंदी में समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है। समास के उदाहरण इस प्रकार हैं। बच्चों देखिएगा, रसोई के लिए घर, इसे हम क्या कहते हैं? रसोई घर। तो राजा का पुत्र क्या कहलाता है? राजपुत्र। सामसिक शब्द हैं हमारे। तो समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह पर सर्ग लुप्त हो जाते हैं, अर्थात यहाँ पर विभक्तियों के जो चिन्ह होते हैं, जैसे आपने देखा को, से, पर, में, तो ये चिन्ह यहाँ से लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, यानी प्रसर्ग गायब हो जाते हैं। जैसे राजपुत्र, तो समासिक पद शब्द आपके यही हैं, उसे हम समस्त पद भी कहते हैं। समास विग्रह किसे कहते हैं? तो समासिक शब्दों के बीच के जो संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात समासिक शब्दों का लोप हो जाता है, जैसे राज प्लस पुत्र, राजा का पुत्र। पूर्व पद और उत्तर पद किसे कहते हैं? समास में दो पद शब्द होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद हो गया और जल उत्तर पद हो गया। जो पहले आता है वो पूर्व पद, जब बाद में आता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तर पद। समास के भेद फिर से देखेंगे तो हमारा सबसे पहले अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दीर्घु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण कैसे करते हैं? सबसे पहले आता है पूर्व पद प्रधान। तो पूर्व पद प्रधान किस में होता है? वो अव्ययभाव समास होता है। अब उत्तर पद प्रधान किस में होता है? तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास और दीर्घु समास में। और जिसमें दोनों ही पद हमारे प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास होता है। जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं वो बहुव्रीहि समास होता है। इसमें कोई तीसरा ही अर्थ आता है। तो अव्ययभाव समास किसे कहते हैं? इसमें प्रथम पद अव्यय होता है और दूसरा पद इसका अर्थ जो होता है वो प्रधान होता है, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग, वचन, कारक में नहीं बदलता है, वो हमेशा एक जैसा ही रहता है, क्योंकि अव्यय कभी भी नहीं बदलते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हो, वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है। शब्द में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययभाव समास में ही माने जाते हैं। अव्ययभाव समास के उदाहरण देखिएगा, जैसे यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा क्रम, क्रम के अनुसार, यथा नियम, नियम के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रति वर्ष, हर वर्ष, आज जन्म, जन्म से लेकर, यथा साध्य, जितना साधा जा सके, घड़ाघड़, धड़ धड़ की आवाज़ के साथ, धड़ाधड़, घर घर, प्रत्येक घर, रातों रात, रात ही रात में, आमरण, मृत्यु तक, यथा काम, तो इच्छानुसार। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, वह कारक से जुड़ा समास होता है। इसमें ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक
प्रकट होता है उसी कारक वाले वो समास होता है। इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इसमें क्या हो गया, ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला जो समास हो, जैसे आपके चिन्ह होते हैं का की के, तो इसमें आगे आप क्या संबंध है, ये जैसे आपका है में पर से, तो ये सबका लोप हो जाता है, अर्थात ये हट जाते हैं। तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं जैसे देश के लिए भक्ति, तो हमारा बन गया देशभक्ति। राजा का पुत्र राजपुत्र। सर से आहत शराहत, राह के लिए खर्च राखर्च। तुलसी द्वारा कृत तुलसीदास कृत। राजा का महल राजमहल। तो इसमें समय आपने देखे बीच में कारक दिए हुए के लिए, का, से, के लिए, द्वारा, का, तो इन सब का यहाँ पर लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास के भेद। वैसे तो तत्पुरुष समास के 8 भेद होते हैं, किंतु विग्रह करने की वजह से कर्ता और संबोधन 2 भेदों को लुप्त रखा गया है। इसलिए विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तो इसमें कौन कौन से हट गए हमारे, एक तो कर्ता हट गया, दूसरा हट गया हमारा संबोधन। तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास में हमारा आता है कर्मधारय समास। जिस तत्पुरुष समास के समस्त होने वाले पद समानाधिकरण हो, अर्थात विशेष विशेष्य भाव को प्राप्त हो, कर्ता कारक के हों, पुल्लिंग वचन में समान हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। व्यधिकरण तत्पुरुष समास होता है। व्यधिकरण तत्पुरुष समास होता है जिस तत्पुरुष समास में प्रथम पद तथा द्वितीय पद दोनों भिन्न भिन्न विभक्तियों में हो, उसे व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण थे जैसे आपका हो गया राज्ञ पुरुष, तो बन गया हमारा राजपुरुष। में प्रथम पद राज्ञ षष्ठी विभक्ति में है तथा द्वितीय पद पुरुष में प्रथमा विभक्ति है। इस प्रकार दोनों पदों में भिन्न भिन्न विभक्तियां होने से व्यधिकरण तत्पुरुष समास हुआ। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 प्रकार का होता है। कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास क्या है, इनमें 2 पदों के बीच में कर्म कारक छिपा रह होता है। कर्म कारक का चिन्ह होता है को, तो को कर्म कारक की विभक्ति भी कहा जाता है, उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं जैसे रथ चालक, रथ को चलाने वाला, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, माखन चोर, माखन को चुराने वाला, वनगमन, वन को गमन, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, देशगत, देश को गया हुआ, जनप्रिय, जन को प्रिय, मरणासन, मरण को आसन। कर्ण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जहाँ पर पहले पद में कर्ण कारक का बोध होता है। इसमें 2 पदों के बीच कर्ण कारक छिपा होता है। कर्ण कारक का चिन्ह या विभक्ति के द्वारा उससे होता है, उसे कर्ण तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्ण तत्पुरुष समास की उदाहरण देखिएगा। स्वरचित, स्व द्वारा रचित, मनचाहा, मन से चाहा, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, भूखमरी, भूख से मरी, धनहीन, धन से हीन, बाणाहत, बाण से आहत, ज्वरग्रस्त, ज्वर से ग्रस्त, मनान, मन से अंधा, रस भरा, रस से भरा, भयाकुल, भय से आकुल, आंखों देखी, आंखों से देखी। संप्रदान तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, इसमें 2 पदों के बीच संप्रदान कारक छिपा होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है विभक्ति के लिए होती है, जैसे इसका चिन्ह होता है के लिए, तो उसे हम संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, रसोई घर, रसोई के लिए घर, सभा भवन, सभा के लिए भवन, विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, स्नान घर, स्नान के लिए घर, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, देवालय, देव के लिए आलय तथा गौशाला, गो के लिए शाला। संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हमने अभी पढ़े हैं।
तो अपादान तत्पुरुष समास देखते हैं। इनमें दो पदों के बीच में अपादान कारक छिपा होता है। अपादान कारक का चिन्ह होता है से या विभक्ति से यानी अलग होना, तो इसे हम कहते हैं अपादान तत्पुरुष समास। इसके उदाहरण देखिएगा, जैसे कामचोर, काम से जी चुराने वाला। दुर्गत, दूर से आगत। रण विमुख, रण से विमुख, नेत्रहीन यानी रण से हीन, नेत्र से हीन। तो पाप मुक्त, पाप से मुक्त। देश निकाला, देश से निकाला। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। पदच्युत, पद से च्युत। जन्म रोगी, जन्म से रोगी। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। संबंध तत्पुरुष समास है। इन दो पदों के बीच में संबंध के चिन्ह या विभक्ति काकी के आता है। संबंध का होता है काकी के, इसे हम कहते हैं संबंध तत्पुरुष समास। इसके उदाहरण देखिए, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। गंगा जल, गंगा का जल। लोकतंत्र, लोक का तंत्र। फिर है हमारा सूर्योदय, सूर्य का। दुर्वाचल, दुर्ग का दल। तो हमारा बन गया देव पूजा, देव की पूजा। आम का आम वृक्ष, आम का वृक्ष। राजकुमारी, राज की कुमारी। जलधारा, जल की धारा। राजनीति, राजा की नीति। सुख योग, सुख का योग। मूर्ति पूजा, मूर्ति की पूजा। स्वर्ण कर्ण, श्रद्धा के कर्ण। शिवालय, शिव का आलय। अधिकरण तत्पुरुष समास। इनमें दो पदों के बीच अधिकरण कारक छुपा होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह या विभक्ति में पर होता है। इसका चिन्ह होता है में और पर, तो अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। इसके उदाहरण देखिएगा, जैसे कार्य कुशल, कार्य में कुशल। वनवास, वन में वास। ईश्वर भक्ति, ईश्वर में भक्ति। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। दीन दयाल, दीनों पर दयाल। दानवीर, दान देने में वीर। आचार निपुण, आचार में निपुण। जलमग्न, जल में मग्न। सिर दर्द, सिर में दर्द। कला कुशल, कला में कुशल। कर्मधारय समास। इस समास का उत्तरपद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण, विशेष्य और उपमेय, उपमान में से मिलकर बनते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसके उदाहरण देखिएगा, जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण। नील गगन, नीला है जो गगन। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। पीताम्बर, पीत है जो अंबर। महात्मा, महान है जो आत्मा। लाल मणि, लाल है जो मणि। महादेव, महान है जो देव। देह लता, देह रूपी लता। नव युवक, नव है जो युवक। द्विगु समास किसे कहते हैं? द्विगु समास में पूर्व पद संख्या होता है। आपने देखा होगा एक समास है तो जिसके स्टार्टिंग में संख्या लगी होती है, तो कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक हुआ देखा जा सकता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। इससे समूह और समाहार का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसके उदाहरण देखिएगा, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। शताब्दी, 100 शब्दों का समूह। पंसेरी, 5 शेरों का समूह। सतसई, 7 100 पदों का समूह। चौगुनी, 4 गुनी। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। इसमें किसी भी पद का गुण नहीं होता अथवा छोटा नहीं होता। ये दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। इसका विग्रह करने पर और अथवा या एवं करने का प्रयोग होता है, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब द्वंद्व समास के उदाहरण देख लीजिए। इसमें क्या है, हमारा बीच में देखो योजक चिन्ह लगा हुआ है। जैसे जल वायु, तो जल और वायु। अपना पराया, अपना या पराया। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। अन्न जल, अन्न और जल। नर नारी, नर और नारी। गुण दोष, गुण और दोष। देश विदेश, देश विदेश, देश और विदेश। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। तो यहाँ पर देखिएगा पहले अयोजक चिन्ह लगा हुआ है, बाद में और या पर या लग जाता है। तो बहुव्रीहि समास क्या होता है? इसमें हमारा तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे इस समास में कोई भी प्रधान नहीं होता। जब दो पद मिलकर कोई तीसरा ही अर्थ बनाते हैं तब वह हमारा
तीसरा पद प्रधान हो जाता है। दूसरे व्यक्ति करने पर वाला है या जो, जिसकी, जिसके, जिसके, वह आदि आते हैं तो उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। तो तीसरा प्रधान होता है। तो इसमें हम देखेंगे उदाहरण, गजानन गज का, आनन है जिसका, तो कौन बन गया हमारे गणेश। त्रिनेत्र तीन है, नेत्र जिसके शिव। नीलकंठ नीला है, कंठ जिसका शिव। लंबोदर लंबा है, उदर जिसका, तो गणेश बन गया हमारा। संधि और समास में क्या डिफरेंस होता है, देखिएगा। इसमें संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संधि में उच्चारण के नियमों का विशेष महत्व होता है। इसमें दो वर्ण होते हैं, इनमें कहीं पर एक तो कहीं पर दो वर्णों में परिवर्तन हो जाता है, तो कहीं पर तीसरा वर्ण भी आ जाता है। संधि किए हुए शब्दों को तोड़ने की क्रिया विच्छेद कहलाती है। संधि में जिन शब्दों का योग होता है उनका मूल अर्थ नहीं बदलता है। जैसे पुस्तक प्लस साले तो हमारा बन गया पुस्तकालय। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप करना यानी छोटा करना। समास में वर्णों के स्थान पर पद का महत्व होता है। इसमें दो या दो से अधिक पद मिलकर एक समस्त पद बनाते हैं और इनके बीच में विभक्तियों का लोप हो जाता है। समस्त पदों को तोड़ने की प्रक्रिया को विग्रह कहा जाता है। समास में बने हुए शब्दों के मूल अर्थ को परिवर्तित किया भी जा सकता है और परिवर्तित नहीं भी किया जा सकता, जैसे विषता विष को धारण करने वाला अर्थात शिव। धन्यवाद बच्चों।